हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कांस्य, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी पाषाण और ऑप्शन डी ताम्र। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो कौन सी संस्कृति है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है पाषाण, क्योंकि जो है सर्वप्रथम मानव जो है अपना हथियार वगैरह जो है पत्थरों से ही बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था पूछी गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारा पशुचारण अवस्था, ऑप्शन बी शिकार अवस्था, ऑप्शन सी कृषि अवस्था या ऑप्शन डी औद्योगिक अवस्था। तो इनमें से कौन सा हमारा उत्तर सही है? तो बताइए। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था, तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था जो है वो शिकारी अवस्था थी, क्योंकि सर्वप्रथम मानव जो है शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो अभी हमने ऊपर ही बात की थी ना, सर्वप्रथम पहले मानव अपना हथियार किससे बनाता था? तो ऑप्शन ए है लोहा से बनाता था, ऑप्शन बी तांबा से बनाता था, ऑप्शन सी कांस्य से बनाता था, ऑप्शन डी पत्थर से बनाता था। तो सर्वप्रथम मानव अपना हथियार किससे बनाता था? पत्थर से ही ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले जो है मानव ने किस पशु को पाला, ये पूछा गया है। तो किस पशु को पाला था? ऑप्शन ए है बैल को, ऑप्शन बी है कुत्ता को, ऑप्शन सी है सिंह को या ऑप्शन डी घोड़े को। तो सर्वप्रथम मानव ने जब पशु को पालना शुरू किया था तो उसने सबसे पहले जो है कुत्ते को पाला था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने आग का प्रयोग किस युग में किया था? तो ऑप्शन ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन बी है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी है मध्यपाषाण युग या ऑप्शन डी है धातु युग। तो इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है? तो नवपाषाण युग में ही सर्वप्रथम मानव ने आग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ की? तो मानव ने कृषि कार्य जो है सर्वप्रथम किस युग में शुरू की थी? तो वो कौन सा युग था? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल या ऑप्शन सी नवपाषाण काल या ऑप्शन डी धातु युग। तो सर्वप्रथम मानव ने जब कृषि करना शुरू किया था तो जब उसने आग की खोज की थी उसी समय ही उसने कृषि का भी कार्य शुरू किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है नवपाषाण काल में ही। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए है कांसा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा या ऑप्शन डी है चांदी। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सर्वप्रथम मानव ने तांबा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूँ या ऑप्शन डी कपास। तो मानव ने सर्वप्रथम जो है जिस फसल का उपयोग किया था वो था जौ।
जौ और एक होता है रावी। 2 फसलों का ये उत्पादन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी बुर्जहोम और ऑप्शन डी दैमाबाद। तो इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ खेती का साक्ष्य पूछा गया है, तो खेती का साक्ष्य जो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा की बात करें तो कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही बुर्जहोम। और बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बुर्जहोम का जो है वहाँ की बोलचाल की भाषा में बुर्ज का पेड़ होता है, उसी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी लौह काल, ऑप्शन सी कांस्य काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता और किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम कांस्य काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लौह काल तो होगा नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है लोहे की धातु की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन ए हमारा 1930 में, ऑप्शन बी हमारा 1925 में, एक सेकेंड, ऑप्शन ए हमारा 1930 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1921 में। तो कब हुई थी? तो यहाँ हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है खुदाई की बात हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी, और ये जो है दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला किस मतलब के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो को जानते थे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो कालीबंगा से कांच की चूड़ी की साक्ष्य मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का जो है श्रेय है वो किससे जाता है? ऑप्शन ए है राखादास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, या ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स को जाता है। तो ऑप्शन 13 का आंसर क्या हो जाता है? राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और वहीं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये दोनों का दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है हमारा हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो मोहनजोदड़ो से में विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और लोथल की बात करें, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है, गुजरात में है, और ये एकमात्र बंदरगाह है।
कौन सा? लोथल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे नगर है और नदियाँ, यानी कि कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, या मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है बसा था, या कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, या लोथल सतलज नदी के किनारे था। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं की बात है? यहाँ पे कौन सा ऐसा है जिसको सही से मिलाया नहीं गया है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा था, ये सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, ये भी सही है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है, ये भी सही है। लेकिन लोथल ये इससे ना होके सतलज नदी के किनारे ना होके ये भोगवा नदी के किनारे था। किसके किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है सूरकुंडा और ऑप्शन डी है चुन्नूदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? गोदीबाड़ा का साक्ष्य पूछा गया है। तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीबाड़ा साक्ष्य जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल एकमात्र बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो किस धातु का प्रयोग जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, हमें इसको बताना है। तो किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है कांस, ऑप्शन डी है लोहा। तो हमें पता ही है कि जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से अपरिचित थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नृत्यकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नृत्यकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी चुन्नूदड़ो। तो कहाँ से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से ही जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ऑप्शन ए है सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन बी है गंगा जमुना दोआब, ऑप्शन सी है घग्गर हरकरा पाट और ऑप्शन डी है इन सभी जगहों पर। तो आर्य सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले की बात हो रही है, तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सभी लोग जानते हैं कि आर्य सबसे पहले जो है ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, जो कि भारत का ऊपर इधर साइड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी वरुण। तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो कौन था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, इंद्र। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहते थे, वर्षा का देवता कहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद की बात कही जा रही है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो ऑप्शन ए है हमारा गंगा, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी जमुना और ऑप्शन डी सिंधु। तो किस नदी को पवित्र माना जाता है? गंगा की बात करें तो गंगा का ऋग्वेद में केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है, और सब सर्वाधिक पवित्र की बात करें तो सरस्वती नदी
को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी वृक्ष की, ऑप्शन सी माता की, ऑप्शन डी प्रकृति की। तो किसकी पूजा करते थे? तो वो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो प्राकृतिक की पूजा करते थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहले मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहले मिलता है? तो बताइए। ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है शूद्र, ऑप्शन सी है सेनानी और ऑप्शन डी है सोमरस। तो 10वें मंडल में किसकी बात कही गई है? तो 10वें मंडल में शूद्र की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये तो आई होप सबको पता होगा। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो किसने कही गई है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए द्राविड़ थी, ऑप्शन बी संस्कृत थी, ऑप्शन सी पाली थी या ऑप्शन डी प्राकृतिक थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाता है? तो ऋग्वैदिक आर्यों की बात कही जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य दोनों में किसकी रचना की गई है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है भूमि का, ऑप्शन बी है मुद्रा का, ऑप्शन सी है दास का, ऑप्शन डी गाय का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा सही है? तो विनिमय का बात करें तो विनिमय का माध्यम जो थी वो गाय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था तो कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा थी, ऑप्शन बी थी समिति, ऑप्शन सी विदस और ऑप्शन डी परिषद। तो सभा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। इधर नदियों के प्राचीनतम नाम दिए गए हैं और इधर उसकी जो है आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं हमको ध्यान में रखना है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्या विस्ता को झेलम कहते थे? तो सही है। विपाशा को व्यास कहते थे, तो ये भी सही है हमारा। पौराशडी रावी को कहते थे, तो ये भी सही है हमारा। कुंभा सुवास्तु को नहीं कहते थे, ये गलत है। कुंभा जो है ये काबुल को कहते थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो उत्तर वैदिक काल का यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा देवता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है विष्णु और ऑप्शन सी है प्रजापति और ऑप्शन डी शिव। तो किसको माना जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, प्रजापति को महत्वपूर्ण देवता के रूप से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किन धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक काल में किस धातु की खोज की गई थी? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी कांस, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो कांस का तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो खोज हुआ था, किस चीज़ का सिंधु घाटी में नहीं खोज हुआ था?
तो लोहे का वहाँ पे खोज नहीं हुआ था, ये उत्तर वैदिक आते आते यहाँ पे लोहे की खोज की जा चुकी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये है ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद और ऑप्शन सी है छांदोपनिषद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद से तो लिया नहीं गया है और ये तो सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात किया जा रहा है तो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है ऋषभदेव को, ऑप्शन सी है नेमिनाथ को और ऑप्शन सी है महावीर को और ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें संस्थापक थे और ये ऋषभदेव तो थे, ये प्रथम जो है ऋषभदेव ही थे। लेकिन इसे वास्तविक संस्था अगर यहीं पे प्रथम पूछा गया होता तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ऋषभदेव, लेकिन यहाँ पे वास्तविक पूछा गया है तो वास्तविक संस्थापक जो है इसे महावीर को ही माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो अंतिम तीर्थकार की बात किया गया है तो वो थे महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो ये 23वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो कौन सा जोड़ा था? ऑप्शन ए है अपरिग्रह, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है सत्य और ऑप्शन डी है अस्तेय। तो कौन सा 5वां महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो ब्रह्मचर्य जो है ये बाद में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न है तो जैन धर्म में तीन रत्न की बात किया गया है तो ऑप्शन ए है साम्यक दर्शन, ऑप्शन बी है साम्यक ज्ञान और ऑप्शन सी है साम्यक चरित्र। तो इसमें और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताना है 3 रत्नों में कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो तीनों ही आते हैं 3 रत्न में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो है जन्म वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगीर बिहार में, ऑप्शन बी सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी वैशाली बिहार में या ऑप्शन डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था बताइए। तो महावीर की बात की जा रही है तो महावीर का जन्म जो है वे जो है हुआ था वैशाली बिहार में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। सारनाथ की बात करें तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद का बात हो रही है तो किस धर्म के मूल दर्शन है? तो ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी भगवत धर्म। तो कौन से धर्म का है ये बताइए। तो जैन धर्म में साम्यवाद की बात कही, साम्यवाद दर्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है यहाँ पे। तो प्रथम जैन संगीति की बात हो रही है तो प्रथम जैन संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी द्राविड़। तो किस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात कही जा रही है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा है? तो गृह त्याग, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग, जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो उसको उनके ग्रंथ में उसको क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी है महाभिनिष्क्रमण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43, जब जो है महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण, और धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, उन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो उसको और महापरिनिर्वाण की बात करें तो महापरिनिर्वाण जो है जब उन्होंने शरीर त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन बी इलाहाबाद संगम पर, ऑप्शन सी बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर, ऑप्शन डी जाम्भी रिजपालिका नदी के तट पर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो उन्हें बोध गया उर्वेला जो कि निरंजना नदी के तट पर है वहाँ पे हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात की जा रही है तो कौन कौन से? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 में? तो जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। बुद्ध के धर्म के त्रिरत्न थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक, इसका अर्थ होता है मैं बुद्ध को मानता हूँ, मैं बुद्ध के संग में आता हूँ और मैं बुद्ध के धर्म के नियमों को भी मानता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन ए पाली भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी द्राविड़ में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो है उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। वहीं महावीर की बात की जाए तो महावीर प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपद थे, इसका जो है जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी जातक और ऑप्शन डी महावंश। तो जातक में तो महात्मा बौद्ध की जो कथाएं हैं और जहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है वो है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक जगह महाजनपद है और एक तरफ उसकी राजधानी है, तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बता। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और अंग की राजधानी चंपा थी, और मगध की गिरिब्रज थी, और ऑप्शन डी कोसल। कोसल का राजधानी कहाँ था बताइए। कोसल जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बताना है। तो ये मथुरा में नहीं थी, ऑप्शन डी। कोसल की राजधानी आप लोग बताइए कहाँ थी, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो कुड़िक किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयनी, और ऑप्शन डी है प्रद्युम्न। बताइए हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयनी, ऑप्शन डी महापद्मनंद। बताइए किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की बात की जाए तो पाटलिपुत्र नगर जो है उदयनी ने जो है बसाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की। तो किसने की थी ऐसा काम। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयनी, और ऑप्शन डी कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। तो बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंधों के आधार पर जो है अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलने का श्रेय किस शासक को जाता है। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो ऑप्शन ए है उदयनी, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है शिशुनाग, और ऑप्शन डी है महापद्मनंद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो बताइए कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी चंपा, और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो कहाँ थी। तो जो है कालाशोक की राजधानी जो है ये थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने सर्वतांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो किसको जो है सर्वतांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया। ऑप्शन ए है घनानंद को, ऑप्शन बी है घना आपकी माता घनानंद को, ऑप्शन बी है पद्मनंद को, और ऑप्शन महापद्मनंद को, और ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है सिकंदर। तो किससे उनको कहा जाता है बताइए क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो महापद्मनंद को कहा जाता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो जब सिकंदर ने मगध पे आक्रमण किया था तो उस टाइम वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है घनानंद, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपाल। बताइए कौन सा था। 56 में कौन सा आंसर है बताइए।
तो घनानंद, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक जो है वो घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है बेबीलोन का, ऑप्शन बी है मगदुनिया का, ऑप्शन सी है ईरान का, ऑप्शन डी है चीन का। तो सिकंदर की बात किया जाए तो सिकंदर जो है मगदुनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर एवं पोरस के बीच 256 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है विस्ता या झेलम का युद्ध, ऑप्शन सी है दसरागे का युद्ध, ऑप्शन डी है अरवेला का युद्ध। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो कि 326 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये युद्ध किस सन में हुआ था, तो ये 326 ईसा पूर्व हुआ था। और इस युद्ध को जिस नाम से जाना जाता है वह है विस्ता या झेलम का युद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो पानीपत का तो 3 युद्ध हुआ था, पता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? तो ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंस और ऑप्शन डी वी स्मिथ। तो किसने पहचान की थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, वी स्मिथ जोन्स ने पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी सी तुसाफ और ऑप्शन डी उपगुप्त। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते थे, कौटिल्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश का स्थापना की? तो किसको हरा कर उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है नंदवर्धन, ऑप्शन सी राष्ट्रपाल और ऑप्शन डी घनानंद। तो किसको उसने हरा कर या मार कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज की बात हो रही है, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी दशरथ। तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए है नीतिसार, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस और ऑप्शन डी इंडिका। इंडिका की बात करें तो मेगास्थनीज ने की थी। और ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो है राजनीति की बात की गई है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट को देखते हैं, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया है कि मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा कथन है जो गलत है वो बताना। ऑप्शन ए है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, तो ये मैंने ऊपर बताया था, तो ये तो सही है। ठीक, और बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने राष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो ये भी सही है कि सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील का निर्माण जो है उसे चंद्रगुप्त ने ही करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवणबेला में प्राण त्याग दिया, तो ये भी सही है। और पूछा क्या जा रहा है? असत्य पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई नहीं, सब के सब सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों ने किसे अमित्रोचेस्ट कहा है? तो यूनानियों ने किसे अमित्रोचेस्ट कहा है? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी कुणाल। बताइए किसे कहा है अमित्रोचेस्ट? अमित्रोचेस्ट के नाम से यूनानियों ने किसे संबोधित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाता है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोचेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनानियों ने मतलब संबोधित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो बताइए कब आक्रमण किया था मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर? तो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और यहीं से ये प्रभावित होता है और यहीं से इसने युद्ध की नीति खत्म करके और ये बुद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है पाद्रिटी पेंथलेयर और ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विंकिंस और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। बताइए कौन थे? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है जेम्स प्रिंसेप। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के कलिंग विजय की वर्णन की बात किस उसके शिलालेख से प्राप्त हुई है? तो बताइए किस शिलालेख से प्राप्त हुई है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बौद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? बताइए निम्न में किस शिलालेख में अशोक का नाम जो है बुद्ध शाक्य के नाम से मिलता है? बताइए ऑप्शन ए है अहरौला, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी एरर गुड़ी और ऑप्शन सी है सहसाराम। बताइए कौन से शिलालेख में मिला है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है मास्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आरमाइक में प्राप्त होता है? तो ग्रीक और आरमाइक में अशोक का कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है शेरकुना, ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है काल्सकी और ऑप्शन डी है रूमिनदेई। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाएं ग्रीक और आरमाइक से प्राप्त होता है? तो वो है शेर और कुन्ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो बताइए किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया है? क्वेश्चन नंबर 73 बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी सही हो जाता है 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? तो धम्म का प्रतिपादन मैंने ऊपर ही बताया था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो कि 261 में ईसा पूर्व में हुआ था और उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसने उसी समय धम्म नीति भी बनाई थी। तो किसने किया था? ऑप्शन बी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कौन सा असत्य है ना कि सत्य है, ठीक बताना है। चलिए बताइए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये भी
सही है। ऑप्शन सी है अशोक के धम्म की परिभाषा रहुला वासुसुता नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, तो ये भी सही है। तो कौन सा असत्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता? धर्म के करों को, सिंचाई के करों को, निःशुल्क श्रम को या भू राजस्व को? तो विष्टि की बात की जा रही है, तो विष्टि किसे कहा जाता था? तो निःशुल्क जो श्रम किया जाता था, ऐसा श्रम जिसको करने के बाद कोई शुल्क न प्राप्त होता था, उसको जो है मौर्य काल में विष्टि के रूप में, विष्टि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है दशरथ ने, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शंकु ने और ऑप्शन डी है कुषाण ने। बताइए किसने करवाया था अश्वमेध यज्ञ? तो पुष्यमित्र शंकु ने अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है और जिसपे जो है राजा युद्ध की चुनौती लेके छोड़ता है और वो जिस राज्य में भ्रमण करता है वो राजा जो है, जिस राजा ने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया है उसके अधीन हो जाता था। और यदि कोई वो घोड़ा जो है पकड़ लेता था तो जो है उसके साथ फिर वो राजा जो है युद्ध करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शंकु और ऑप्शन सी है वसुदेव और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो बताइए प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो बताइए किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शंकु के समकालीन थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शंकु के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शंकु और ऑप्शन बी है पुष्यभूति और ऑप्शन सी है अग्निमित्र और ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पुष्यमित्र शंकु को शंकु वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश के समय का प्राप्त होता है? भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? किस समय भूमिदान का उल्लेख जो किस राजवंश के समय प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। ठीक, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु, ऑप्शन बी कण्व, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी गुप्त। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर। तो भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सातवाहन वंश के समय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाया? तो ऑप्शन ए है शुंग वंश के, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश, ऑप्शन सी है कुषाण वंश और ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो यहाँ पे शीशे के सिक्के की बात हो रही है, तो शीशे का सिक्का जो है वो सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था। वहीं अगर सोने के सिक्के सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात की जाए तो वो गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए? तो अब बताना है सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासकों ने चलवाए थे। ऑप्शन ए है इंडिको ग्रीक, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है पहलो और ऑप्शन डी है कुषाण। तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के पहले चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक
सेंट थॉमस भारत आया था। तो सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है मिनांडर और ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है गोंदोफार्मिस और ऑप्शन डी है कुषाण। तो किसके शासनकाल में आया था बताइए? तो गोंडोफार्मिस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था, वो भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक की बात की जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, श्री गुप्त। और वहीं इसके वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए, सॉरी वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।